अच्छा सर, हमारा आज जो है टॉपिक, उसमें मैं ये चाह रहा था कि मेरे पास ना आज फिजिकल स्विच की एक्सेस मैंने रखी हुई है, तो उस हवाले से आप देख लें। फिजिकल स्विच के हवाले से आपने कोई चीज़ अगर देखनी है तो मुझे बता दें। आप यूज़ कर रहे हैं फिजिकल स्विच वैसे? जी सर, जी सर, कर रहे हैं। तो लैब शैब करते हैं उसके ऊपर, कमांडें करते हैं? नहीं, लैब शैब तो नहीं, काम के ऊपर ही जो जो इस्तेमाल हो गया। आप शुरू करें। आप यही समझे, मुझे कुछ नहीं पता, कोई नई चीज होगी तो ये ना हो कि स्किप ना हो जाए मुझसे। स्किप तो नहीं, वो तो मैं, आपको पता है मैं तो पूरी चीज़ कोशिश करता हूँ पूरी बताने की। कहीं भी तो मैं नहीं मान रहा होता। ओके जी। हाँ, ये अच्छी बात है। ये एक मेरे पास स्विच है जिसमें डेफिनेटली मुझे इसके बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन लेनी है कि ये किस टाइप का स्विच है। तो नो करते हैं, इनेबल स्विच में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो सबसे पहले कमांड है शो वर्जन है, जिससे हमें ये पता चल जाता है कि स्विच को चले हुए कितनी देर हो गई है और आखिरी दफ़ा स्विच को पावर ऑन किया गया है। और इसके अलावा स्विच के अंदर इमेज कौन सा है ये देखें, और मैं बता देता हूँ यहाँ पे हाँ, लिखा होगा। यहाँ पे सवाल है जी, ये मुझे स्किप ना हो जाए, बाद में चीजें भूल जाती हैं। हम्म, इमेजेस की आपने मुझे डिटेल बतानी है कि जी फलां इमेज के ये क्यों हम डिफरेंट इमेजेस क्यों ये। हाँ उसमें ठीक है, अच्छी बात हो गई है। ये वैसे सिक्योरिटी के टॉपिक के अंदर भी ये चीज़ें हैं। असल में इमेज पर डिपेंड कर रहा होता है, अवेलेबल कमांड्स एंड फीचर्स डिपेंड ऑन योर फीचर, डिपेंड्स ऑन योर इमेज। वो फॉर कैसे एग्जांपल, पता चल जाता है कि इसके अंदर ये फीचर है, इसके अंदर नहीं है। हाँ वो फिर मैं आपको एक स्लाइड बना के दे दूंगा, इसमें कुछ हिंट होते हैं। जैसे यहाँ पे फर्दर क्या होता है, जैसे ये है ना, ये तो मेन वर्जन हो गया ना, इसको तो छोड़ दें। इसके बाद ये इसका सब वर्जन हो गया, ओके, ठीक है ना। अब सब वर्जन ठीक में है। जो होता है, जो ऑड नंबर में होते हैं ना, 1 3 5 7 समथिंग, वो स्टेबल वर्जन होते हैं, ठीक है। और इसके अलावा ओके, ये जो चीज है ना, ये आपको कुछ इसमें जाहिर कर रही होती है, जो कि मैं आपको एक छोटा सा स्लाइड या कोई डॉक्यूमेंट बना के दे दूंगा। बिल्कुल ऐसे है जैसे आपको कैसे पता चलता है कि ये फीचर, ये जो इमेज है, ये एमपीएलएस को सपोर्ट करता है या नहीं, ये इमेज जो है वो सिक्योरिटी को सपोर्ट करता है नहीं। कुछ कीवर्ड्स हैं जो कि मैं डेफिनेटली आपको गाइड कर दूंगा उसमें ना, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपके सामने तो थोड़ा नजर सा आ अगर रहा है, डिटेल में कर दें तो ज्यादा अच्छा। जी मैं बता दूंगा उसको। मैं उसको ना पहले डॉक्यूमेंट बना के ना कंपाइल करके फिर आपके साथ शेयर कर दूंगा, ताकि आपको समझ आ जाए जो स्टैंडर्ड चीजें होती हैं जो जरूरी हैं, ठीक है। ठीक होगा। ओके जी। उसके अलावा अब यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट पे मैं चलता हूँ। वो क्या है, आपको पता है शो एस डी एम, शो एस डी एम प्रेफर, ये है जो कि बता हाँ रहा है जी। आपको कि आपके पास जो एस डी एम है वो कौन सा है। ये बता रहा है डेस्कटॉप डिफॉल्ट, ये एस डी एम है आपके पास ना। और उसके बाद ठीक हो नेक्स्ट, गया। इसकी वजह से आपके कैम टेबल के अंदर 6000 एंट्रीज की जगह है। आईपी वर्जन 6 की सपोर्ट कहीं पे भी नजर नहीं आ रही। अब मैं कहता हूँ शो एस डी एम प्रेफर क्वेश्चन मार्क करें, आप डिटेल देखें कि कौन कौन से हैं आपके पास एस डी एम और उसके क्या क्या मतलब रिसोर्सेज की डिस्ट्रीब्यूशन है। शो एस डी एम प्रेफर में आप अगर लिखें ड्यूल IPv4 IPv6, और उसके बाद अगर हम्म। आप लिखें राउटिंग वाला, तो ये देखें आपको बताएगा कि इसमें आपके रिसोर्सेज इस तरह से यूज होंगे। कुछ रिसोर्सेज आईपी वर्जन 6 के लिए भी दिए जा रहे हैं। क्लियर हो गया? सही। अब अगर इसको हम इस तरह यूज करेंगे, इसको एक्टिवेट करके, तो फिर ये। जी जी, अब मैं बताने लगा हूं ना, अब इसकी समझने वाली बात है कि याद रखिएगा जब आप अपना नेटवर्क डिजाइन करते हैं ना, यहाँ पे अब अगर टॉपिक वो शुरू हुआ ही है, हम्म। तो मुझे यहाँ पे आपको वो स्लाइड्स भी मैं भेज दूंगा, लेकिन मैं टॉपिक को समझा देता हूँ आपको कि जब आप पढ़ रहे हैं ना नेटवर्क, तो नेटवर्क का तरीकाकार ये है कि नेटवर्क को फ्लैट नेटवर्क डिजाइन नहीं किया जाता, हायरार्किकल स्ट्रक्चर में डिजाइन किया जाता है। समझ आ रहा है? फ्लैट नेटवर्क क्या होता है पता है आपको? जी। जी, हमारा फ्लैट नेटवर्क जो होता है ना, वो ये फ्लैट। तरीकाकार होता है, फ्लैट फ्लैट। हम कहते हैं जी एक कंप्यूटर, एक स्विच लिया, उसके साथ हमने कुछ कंप्यूटर कनेक्ट किए, जी। और उसके बाद जब हमारा नेटवर्क बढ़ा, तो हमने एक स्विच को दूसरे स्विच के साथ कनेक्ट किया। समझ रहे मेरी बात?
और फिर यहाँ पे कुछ कंप्यूटर कनेक्ट कर दिए, फिर उसके अलावा यहाँ पे कुछ कंप्यूटर है, यहाँ पे कनेक्ट कर दिए। क्लियर? अब मैं आपसे एक चीज छोटी सी पूछना चाह रहा हूँ, ये नॉर्मल हमारा नेटवर्क बनाने का तरीकाकार ये होता है जिसको फ्लैट नेटवर्क बोलते हैं, एक स्विच के साथ दूसरा, दूसरे से तीसरा, और करते करते आगे चले जाते हैं। इसमें जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है वो ये है कि इस एक केबल के ऊपर इन दो स्विचेस के यूजर्स का डाटा जो है ना उनका बर्डन पड़ रहा है। इसी तरह से इससे एक स्विच के ऊपर ये वाले यूजर्स डिपेंडेंट है, और इसी तरह से इससे आगे वाले इन पर डिपेंडेंट होंगे। नंबर 1। नंबर 2, ऐसे नेटवर्क को एक्सटेंड करना, रिड्यूस करना, मॉडिफाई करना आपके लिए काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है अगर आप फ्लैट नेटवर्क डिजाइन की तरफ जा रहे हो। तो नेटवर्क डिजाइन करने का जो बेहतरीन पैटर्न होता है वो ये होता है कि आप अपने नेटवर्क को 3 लेयर्स में डिजाइन करते हैं। मैं अपना वीडियो भेजूंगा, उसमें आपको समझ में भी आएगी बात। सबसे पहले एक्सेस लेयर होती है। ये वो स्विचेस होते हैं जो बेसिक लेवल के स्विच होते हैं, एक्सेस लेयर, एक्सेस लेवल स्विच इसको बोलते हैं, जो कि विद इन डिपार्टमेंट लगते हैं, जिनके साथ डायरेक्ट आप कंप्यूटर्स या कैमरास को कनेक्ट करते हैं। उसके बाद एक असूल होता है कि ये एक्सेस लेवल स्विचेस जो होते हैं ये डायरेक्टली आपस में कभी भी कनेक्ट नहीं होते। हमेशा ये एक्सेस लेवल स्विचेस पीछे किसी और स्विच के साथ कनेक्ट होते हैं, और वो स्विच इन स्विचेस के साथ रिडंडेंट लिंक के थ्रू कनेक्टेड होता है। देखें, ये वाला स्विच इसके साथ भी कनेक्टेड है, ये वाला स्विच इसके साथ भी कनेक्टेड है, ये इसके साथ कनेक्टेड है, ये इसके साथ भी कनेक्टेड है, ये इसके साथ कनेक्टेड है, ये इसके साथ भी कनेक्टेड है। सब बात समझ आ रही बात? जी ठीक हो गया। एवरी स्विच इज रिडंडेंट कनेक्टेड विद अदर स्विच। अब ये स्विच जो है ना ये आपस में भी रिडंडेंट कनेक्टेड होते हैं, और फिर उसके बाद ये अपने से ऊपर कोर लेयर के ऊपर भी कनेक्टेड होते हैं। अब टेक्निकली जो है ना ये मॉडल जो है इसको बोलते हैं हायरार्किकल नेटवर्क डिजाइन, जिसमें आपकी जो सबसे ऊपर लेयर होती है, जो सबसे ज्यादा हाई स्पीड होती है, उसको बोलते हैं कोर लेयर। कोर लेयर से नीचे जो लेयर होती है जहां से आपके यूजर कनेक्ट नहीं होते, लेकिन वहां से हर डिपार्टमेंट में केबल जा रही होती है, उसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन लेयर। उससे नीचे जो स्विच लगते हैं उसको बोलते हैं एक्सेस लेयर, जहां पे आपके यूजर जो है ना वो डायरेक्टली कनेक्ट होते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि जनाबे अली कैसे ये स्विचेस, कौन कौन सा स्विच कहाँ पे इस्तेमाल करते हो, तो मैं इसको आसान लफ्जों में समझाऊंगा। मैं कहूंगा कि 2950 बेशक पुराना है, लेकिन मैं जरूरत पूरी करता है, मैं एक्सेस लेयर के ऊपर उसको यूज करूंगा। 3550 या 3560 जो है वो मुझे लेयर 3 के लिए चाहिए, और मैं उसको डिस्ट्रीब्यूशन पे यूज करूंगा। और इसी तरह से 4500 समथिंग जो स्विचेस हैं मैं उनको कोर लेयर के ऊपर यूज करूंगा। ये तो एक सिंपल सी एग्जांपल बताइए। अगर आप पोर्ट की बात करते हैं तो पोर्ट के हवाले से कंप्यूटर से सिस्टम तक का राब्ता 10 Mbps का होना चाहिए, स्विच से डिस्ट्रीब्यूशन तक का राब्ता 100 Mbps का होना चाहिए, और डिस्ट्रीब्यूशन से कोर तक का राब्ता 1000 Mbps में होना चाहिए। दिस इज टेक्निकली विच इज रिकमेंडेड, ताकि आपका नेटवर्क बोटलनेक ना हो। उसके बाद अगर आप गौर से देखें, हमने वीलैन का फीचर पढ़ा है, तो वीलैन हमेशा एक्सेस लेयर स्विचेस के ऊपर बनाई जाती हैं, डिस्ट्रीब्यूशन लेयर के ऊपर वीलैन का कोई काम नहीं होता। इसके अलावा आपने एक कमांड पढ़ी थी पोर्ट सिक्योरिटी वाली, याद हो गया? वो पोर्ट सिक्योरिटी का फीचर भी आप एक्सेस लेयर स्विच के ऊपर इनेबल करते हैं, क्योंकि दिस इज द पॉइंट ऑफ एंट्री। मैक फिल्टरिंग भी आप इसी जगह पे लगाते हैं, वीलैन भी आप इसी जगह पे लगा रहे होते हैं। और अगर आपको याद हो तो हमने पोर्ट फास्ट का फीचर पढ़ा था स्पैनिंग ट्री को डिसेबल करने के लिए। तो पोर्ट फास्ट का फीचर भी असल में एक्सेस लेयर के स्विचेस के ऊपर ही इस्तेमाल किया जाता है। तो एक चीज तो आपको समझ में आ गई, क्लियर है? तो लिहाजा दूसरे नंबर पे, चूंकि इस स्विच के ने अपना कैम टेबल एक्सचेंज करना है इस स्विच के साथ और इस स्विच के साथ, समझ आ रही मेरी बात? इसलिए इस स्विच के ऊपर इतने ज्यादा मैक एड्रेसेस को रखने की जगह ना भी हो तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये स्विच जो है इसके अंदर और इसके अंदर कैम टेबल की जगह ज्यादा होना जरूरी है, क्योंकि इसके साथ मल्टीपल स्विचेस के कनेक्टिविटी, और वो अपना अपना कैम टेबल इसके साथ एक्सचेंज करते हैं। ठीक है, यहां तक समझ आ गई? वीलन यहाँ पे होंगे और ये सारी चीजें ठीक है। अब यहाँ पे अगर आपके पास आप नॉर्मली स्विच लेते हैं 2950 या 3550, तो नॉर्मली स्विचेस ऐसे होते हैं जिनके अंदर कोई अपलिंक पोर्ट नहीं होती, यानी
अच्छा हाँ जी 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 सर, वो पोर्ट्स जो अपलिंक के लिए इस्तेमाल होती हैं, अगर मैं यहाँ पे आपको दिखा सकता हूँ, तो अगर इस डायग्राम में आप आए तो यहाँ पे गौर से देखिएगा, मेरे पास 2950 अगर मैं देखता हूँ, आप नेट पे भी सर्च कीजिएगा इसको, आपको काफी ज्यादा सीखने को मिलेगा वहां पे स्विच। अगर मैं खाली 2950 लेता हूँ और 2950 टी लेता हूँ, तो दोनों में फर्क है। यहाँ पे कर्सर रखे तो सारी की सारी फास्ट इथरनेट है, 100 की स्पीड की है, जबकि यहाँ पे कर्सर रखे तो 24 फास्ट इथरनेट है, 2 गीगा की है। तो ये जो 2 गीगा की हैं, या तो यहाँ पे RJ45 कनेक्टर होगा, या यहाँ पे फाइबर ऑप्टिक का मॉड्यूल लगाने की जगह होगी। तो ज्यादा प्रेफर किया जाता है कि यहाँ पे फाइबर ऑप्टिक का मॉड्यूल लगाने की जगह हो, ताकि अगर इस स्विच को किसी दूसरे स्विच से कनेक्ट करना हो, फासला 1 किलोमीटर का हो, तो दरमियान में फाइबर लग सकती है। समझ आ रही मेरी बात? हम्म समझ आ रही ना? ठीक होगा जी जी अगर इसके अंदर बिल्ट इन पोर्ट हैं और वो गीगा की हैं, तो एक फायदा तो है कि अपलिंक पोर्ट्स की स्पीड ज्यादा है, जिसके जरिए से हमने स्विच के साथ कनेक्ट करना है। नुकसान ये है कि कॉपर वायर की वजह से 100 मीटर से ज्यादा की कनेक्टिविटी नहीं हो सकती। एनी हो, बहरहाल ये आपके पास यहां तक थी, समझ आ गया आपको एक्सेस लेयर। अब इसके बाद अगली बात है कि जी आपने पढ़ा था रूट ब्रिज का इलेक्शन, याद है? रूट ब्रिज इलेक्शन पढ़ा था CCNA के अंदर। हम्म और एक चीज थी प्राइमरी रूट, एक थी सेकेंडरी। स्पैनिंग ट्री, स्पैनिंग ट्री व्हील एंड वन रूट प्राइमरी, स्पैनिंग ट्री व्हील एंड वन रूट सेकेंडरी। बल्कि यहाँ पे मैं आपको लोड बैलेंसिंग वो करवाऊंगा, अभी आपको समझ में भी आ जाएगी। तो याद रखें, प्राइमरी का मतलब होता है कि एक तो बात तय है कि जो रूट ब्रिज होगा वो एक्सेस लेयर का कोई भी स्विच रूट ब्रिज नहीं बन सकता। टेक्निकली ये बात गलत है, एक बात ध्यान में रखें। हम्म रूट ब्रिज हमेशा टोपोलॉजी के सेंटर में होना चाहिए, और रूट ब्रिज वो स्विच होना चाहिए जिसकी जो थोड़े से हाई स्पेक्स वाला स्विच होगा। लिहाजा रूट ब्रिज हमेशा डिस्ट्रीब्यूशन लेयर पे होता है। लिहाजा एक स्विच को हम कहते हैं कि यू आर द रूट ब्रिज प्राइमरी, और अगर तू डाउन हो गया तो दिस स्विच विल बी द रूट ब्रिज सेकेंडरी। यानी इन इन दोनों, अगर ये दोनों मौजूद हैं तो ये रूट बनेगा, और अगर ये डाउन हुआ तो ये स्विच रूट बनेगा। रूट ब्रिज का इलेक्शन कभी भी किसी भी एक्सेस लेवल स्विच के पास नहीं जाएगा। तो दिस इज द रीजन कि हम जब टोपोलॉजी डिजाइन करते हैं तो हम मेक श्योर करते हैं कि रूट ब्रिज हमारा डिस्ट्रीब्यूशन लेयर पे ही होगा। अगर दोनों डाउन हो गया तो दूसरा भी डिस्ट्रीब्यूशन लेयर से ही होना चाहिए। ठीक होगा दूसरी चीज, हम एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे यहाँ पे अपने इस पूरे एग्जाम के अंदर, और वो होगा ईथर चैनल। ईथर चैनल क्या चीज है कि आपके एक स्विच के साथ दूसरे स्विच के साथ आपने 4 तारें जोड़ दी, चारों 100 Mbps की थी। अब अगर ऐसा होगा तो आपको क्या होता है, ये देखें, जैसे यहाँ पे देखें, आपके पास 2 स्विच है, जैसे 2 स्विच हैं, ये देख लें, ये दोनों 2950 टी कर लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगी बात। दोनों 2950 टी ले लिए और आपने बहुत खुश हो गए। आपने कहा सर मैं 2 स्विचेस को आपस में जोड़ देता हूँ, 1000 Mbps की एक वायर को 1000 के दूसरे के साथ, और इसी तरह से इस वायर को इस वायर के साथ। अगर देखा जाए तो 2 स्विचेस के दरमियान में 2000 Mbps की कनेक्टिविटी होनी चाहिए ना, जी क्योंकि नीचे वाले स्विच के पास काफी डाटा था, नीचे से काफी यूजर की ट्रैफिक ऊपर के काफी यूजर के लिए आ रही है, यानी 20 कंप्यूटर ऊपर है, 20 कंप्यूटर नीचे हैं। लेकिन आपके पास ये 2 लिंक जो है, इनमें से एक लिंक बंद हो जाएगा स्पैनिंग ट्री की वजह से। अगर आपके पास स्विचेस के दरमियान में 3 लिंक हैं, 4 लिंक है, तो 3 बंद हो जाएंगे और एक चलेगा। जी तो समझ आ रहा है ना? तो जी अब आप चाहते हैं कि ऐसा ना हो, तो हम क्या करेंगे, हम ये 4 फिजिकल लिंक को मिला के एक लॉजिकल लिंक बना देंगे। इसको टेक्निकल टर्म में निक टीमिंग भी कहा जाता है, और इसको ईथर चैनल भी कहा जाता है। और हम पढ़ेंगे लेयर ये 1। पोर्ट चैनल भी है हाँ, क्या? ये पोर्ट चैनल भी इसी को कहते हैं या कुछ और पोर्ट चीज है चैनल वो इसी नहीं, पोर्ट चैनल इसी को कहते हैं। पोर्ट चैनल तो कमांड है ना। ठीक हो गया ठीक है। और इथर चैनल बनाते हैं 2 तरह के, लेयर 2 और लेयर 3। लेयर 2 इथर चैनल उस वक्त यूज होता है जब 2 डिवाइसेस के दरमियान में ट्रंक बनानी हो, और लेयर 3 इथर चैनल उस वक्त यूज होता है जब आपने इथर चैनल स्विच और सर्वर के दरमियान में बनाना हो, या स्विच और राउटर के दरमियान में बनाना हो।
और आईपी की बेस के ऊपर कम्युनिकेशन करवानी हो। समझ रहे? जी, ठीक हो गया। क्लियर हो गया? अच्छा, उसके अलावा नेक्स्ट जो पॉइंट है वो क्या है, हम इस पूरे कोर्स के अंदर कुछ चीजें पढ़ेंगे, जिसमें से सबसे पहले रूट गार्ड आप पढ़ेंगे, ठीक है। इसके अलावा आप अपलिंक फास्ट पढ़ेंगे, आप बैकबोन फास्ट पढ़ेंगे। ये वो फीचर्स हैं जो स्विच की हाई अवेलेबिलिटी के लिए हम यूज करेंगे। रूट गार्ड हम लगाएंगे कि कोई भी स्विच गलती से भी, यानी कोई भी बंदा नेटवर्क में ऐसा स्विच ना लेके आए जिसकी प्रायोरिटी वो कम करके और क्लेम करे कि भी मैं रूट हूं। रूट गार्ड हम लगाएंगे इन दो स्विचेस के ऊपर, और रूट गार्ड से फायदा ये होगा कि ये दोनों स्विचेस अपने अलावा किसी दूसरे को रूट मानने के लिए तैयार नहीं होंगे। क्योंकि अगर ठीक हो बाय डिफॉल्ट आपको पता है प्रायोरिटी बराबर होती है, तो जिसका जी। मैक एड्रेस छोटा होगा वो रूट बन जाएगा। अगर आप इसकी प्रायोरिटी 0 करते हैं इसको रूट बनाने के लिए, तो अगर ये जो स्विच पुराना है इसने अपनी प्रायोरिटी 0 कर दी, तो प्रायोरिटी पे टाई पड़ गई, और इसका मैक एड्रेस चूंकि छोटा है ये रूट बन जाएगा। और अगर ये रूट बन गया तो आपके पूरे नेटवर्क की ट्रैफिक का फ्लो जो है ना वो बेड़ा गर्क हो जाएगा। लिहाजा हम ये फीचर यूज करते हैं और हमें पता है कि ये फीचर इस जगह पे यूज करना है। इसके अलावा हमें यहाँ पे एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। वो इंपॉर्टेंट चीज कुछ इस तरह से है कि जैसे हमारे पास रिडंडेंट लिंक है, यहाँ पे गौर से देखिएगा, रिडंडेंट लिंक है जो कि हमने सीखने हैं कि हमारा राब्ता यहाँ से भी है और हमारा राब्ता इधर से भी है। मैं ये चाहता हूं कि जब मैं डाटा कॉपी करूं या डाटा लेके जाऊं, ठीक है, मेरा इधर से भी रास्ता है ना, ये देखें। अब हो सकता है कि मैं कहता हूं कि यहां से ये जो ट्रैफिक है, ये टेलीफोन की ट्रैफिक इस रास्ते से ऊपर जाए और डाटा की ट्रैफिक इस रास्ते से जाए। तो समझ आ रही मेरी बात? सही। ऐसा भी हो सकता है हम दोनों रास्ते यूज भी कर सकते हैं, उसको जाया भी नहीं करेंगे। क्लियर? इसके अलावा हमारे नेटवर्क में क्वालिटी ऑफ सर्विस भी है, इथर चैनल भी आपने समझ लिया। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो मैं आपको यहाँ पे अर्ज करता चलूं, ये जो कोर लेयर होती है ना, कोर लेयर के किसी भी राउटर या किसी भी स्विच के ऊपर कोई पॉलिसी नहीं लगाई जाती, क्योंकि कोर लेयर का काम ट्रैफिक को फिल्टर करना नहीं है। कोर लेयर का काम सिर्फ आपको हाई अवेलेबिलिटी देना और उसके बाद आपको फास्ट कम्युनिकेशन देना। आपने जितने भी पॉलिसीज लगानी है या वो पॉइंट ऑफ एंट्री पे लगानी है, इन स्विचेस के ऊपर वीलैन, बैक फिल्टरिंग, पोर्ट सिक्योरिटी, सारी इस पे लगानी है। और इसके अलावा रूट ब्रिज से रिलेटेड प्रोटेक्शन आपने डिस्ट्रीब्यूशन पे लगानी है। और दूसरी चीज, जो चीज आपके तमाम डिपार्टमेंट की जरूरत है उसको हमेशा डिस्ट्रीब्यूशन लेयर के ऊपर टर्मिनेट करना है, जैसे इंटरनेट का कनेक्शन है। क्योंकि ये सब की जरूरत है, लिहाजा वो डिस्ट्रीब्यूशन लेयर पर टर्मिनेट होगा। तो समझ आ रही बात? ठीक हो गया सर। ओके जी, ये तो था बेसिक सा इंट्रोडक्शन, जिसमें मैंने आपको बताया कि हायरार्किकल स्ट्रक्चर में आपके पास 3 लेयर मॉडल यूज होता है, एक्सेस लेयर, डिस्ट्रीब्यूशन लेयर और कोर लेयर। और मैं अपने वीडियो आपको भेजूंगा जिसमें मैंने बकायदा एवरी लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज बता दी हैं। कुछ तो मैंने आइडिया दे दिया, कुछ उसके अंदर मैंने डिस्क्राइब किया है, जिससे आपको आइडिया हो जाता है कि मेरे एक्सेस लेयर स्विच के अंदर कौन कौन से फीचर होने चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कौन कौन से होने चाहिए, और कोर के लिए कौन से। ठीक है, हमारी रिक्वायरमेंट है उसमें। लिहाजा अब ये चीज करने के बाद नेक्स्ट पे पॉइंट पे चलते हैं, इनेबल। यहाँ पे आप मैक एड्रेस टेबल के साथ जरा खेल लेते हैं आप, तो शो मैक एड्रेस टेबल, ये शो एसटीएम हो गया ना, प्रेफर। मेरे ख्याल में ये सारी बात आपको समझ आ गई। जी जी 6000 एंट्री हैं। अब जरा गौर कीजिएगा, जी शो जी। मैक एड्रेस टेबल काउंट, तो काउंट में देखें आपको 6000 एंट्री नजर आ रही है कि इतनी एंट्रियां इसके कैम टेबल में सेव हो सकती हैं। उम्मीद है समझ आ गई बात। ठीक है। शो ठीक। मैक एड्रेस टेबल, अब यहां पे देख लीजिएगा, इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/24। 0/24 पोर्ट वो पोर्ट है जो कि दो स्विचेस के दरमियान में कनेक्टेड है। अब जी जाहिर बात है कि एक स्विच के ऊपर दो स्विचेस के दरमियान में कनेक्टेड है। फॉर एग्जांपल यूं समझ लेते हैं इसको, मैं अब क्लियर कर लेता हूं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। फॉर एग्जांपल अगर ये स्विच की पोर्ट नंबर 24 है
तो इसका मतलब है कि इसका मैक एड्रेस भी इसकी पोर्ट 24 के अगेंस्ट में मेरे तक पहुंचेगा, इसका मैक एड्रेस भी पोर्ट 24 के जरिए से पहुंचेगा और इसका भी मैक एड्रेस पोर्ट 24 के जरिए से पहुंचेगा। पहली बात। तो अगर मैंने कंप्लेन की है किसी ने कि मेरे नेटवर्क में इशू है, तो आप ये देखेंगे पोर्ट 24 के अगेंस्ट में कितने मैक एड्रेसेस मेरे तक पहुंच रहे हैं। तो जिस पोर्ट के अगेंस्ट में मल्टीपल मैक एड्रेसेस रजिस्टर्ड हो रहे हैं, तो समझ जाइएगा वो ट्रंक पोर्ट है, वो ट्रंक पोर्ट है। सर समझ आ रही बात? ठीक हो ओके। जी बिल्कुल। दूसरी बात का शो मैक एड्रेस टेबल क्वेश्चन मार्क एड्रेस क्वेश्चन मार्क, आप आगे कुछ भी लिखते हैं। आप ये देखना चाहते हैं कि आपके स्विच के अंदर काफी ज्यादा एंट्रीज हैं, लेकिन आप ये चेक करना चाहते हैं कि ये मैक एड्रेस जो मैं बता रहा हूं ये मौजूद है या नहीं, तो आप वो मैक एड्रेस लिख के यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। तो समझ आ रही? तो आपका स्विच आपको चेक करके बताएगा कि इफ दैट मैक एड्रेस इज अवेलेबल इन योर लोकल कैम टेबल और नॉट। शो मैक एड्रेस टेबल VLAN 2। आप ये चेक करना चाहते हैं कि सिर्फ मुझे उन पोर्ट्स के अगेंस्ट में मैक एड्रेसेस दिखाओ जो पोर्ट्स VLAN 2 के अंदर रजिस्टर्ड है। मैं सारा कैम टेबल नहीं देखना चाहता। तो मुझे यहाँ पे सिर्फ वो एंट्रियां नजर आएंगी, सिर्फ उन पोर्ट्स के अगेंस्ट में मैक एड्रेसेस नजर आएंगे जो VLAN 1 VLAN 2 की मेंबर पोर्ट्स हैं। शो मैक एड्रेस टेबल एजिंग टाइम। बाय डिफॉल्ट जो भी एंट्री मैक कैम टेबल के अंदर आती है वो 300 सेकंड तक रहती है। क्लियर हो गया? ठीक। लेकिन अगर आप चाहो कॉन्फ़िग टी में जाओ, आप करते हो मैक एड्रेस टेबल एजिंग टाइम और VLAN 10। मैं कहता हूं कि जो VLAN 10 के यूजर्स हैं या वो पोर्ट्स जो VLAN 10 के मेंबर हैं, उनके अगेंस्ट उनके थ्रू जितने भी कैम टेबल में एंट्रियां रजिस्टर्ड हो रही हैं वो 10 सेकंड से ज्यादा ना रोकें। गॉट इट? जी। लेकिन साथ ही मैं ये कहता हूं कि VLAN 50 जो है ना, ये विजिटर्स हैं। मैं नहीं चाहता कि VLAN 50 का कोई भी यूजर जब VLAN 50 की कोई भी पोर्ट जो है उसके अगेंस्ट में जो मैक एड्रेस रजिस्टर हो रहा है वो कैम टेबल में ज्यादा देर तक रहे। तो अगर आप एजिंग टाइम डिसेबल करना चाहते हैं किसी खास VLAN के लिए, तो यू कैन डू दैट यूजिंग दिस कमांड। 0 का मतलब होता है डिसेबल कर देना। तो क्लियर होगी बात? सही। ठीक। अब आप यहां पे करते हैं SDM prefer routing prefer access। अगर आप बदलना चाहते हैं SDM तो यू कैन डू दैट। दोबारा चेक करें शो SDM prefer और आपको मैसेज आ रहा है कि जनाबे अली राइट नाउ तो आपका SDM का जो टेम्पलेट है वो डेस्कटॉप डिफॉल्ट है, लेकिन नेक्स्ट रीलोड के ऊपर वो क्या हो जाएगा? एक्सेस हो जाएगा। तो मैं कहता हूँ ठीक है, रीलोड कर लेते हैं एक्सेस हो जाएगा और ये एक्सेस हो जाएगा और आप इसका रिजल्ट देख लीजिएगा। मैं ब्रेक ले लूँ। सर इस तरह से है कि मैंने कहा जी शो SDM प्रेफर और मैंने देख लिया कि मेरे पास अब कैम टेबल में जगह कम है। क्लियर हो गया? क्योंकि मैंने डेस्कटॉप एक्सेस यूज कर लिया। क्लियर हो गया ना? ठीक हो गया। अच्छा ठीक, अब मैं यहाँ पे आपको दिखाने लगा शो मैक एड्रेस टेबल। अगर मैं शो मैक एड्रेस टेबल दिखाऊं तो यहाँ पे गौर से आपने देखना है कि मेरे पास पोर्ट नंबर 23 के अगेंस्ट में 2 एंट्रियां हैं। बिल्कुल सही। क्लियर हो गया ना मेरी बात? आपको समझ आ गई ना? जी। पोर्ट नंबर 23 के अगेंस्ट में कितनी एंट्रियां हैं? 2 एंट्रियां हैं। और पोर्ट नंबर 1 के अगेंस्ट में 1 एंट्री है। एक है। ठीक हो गया? अगर मैं देखूं शो इंटरफेस ट्रंक
शो इंटरफेस ट्रंक, तो शो मैक एड्रेस टेबल, ये फ्लैपिंग हो रही होती है। ओके तो जनाबे अली पोर्ट नंबर 23 के गेंस में एक तो डेफिनेटली जो नेबर स्विच है उसका मैक एड्रेस है उसकी पोर्ट का, ये तो कंफर्म है, ठीक है। और अगर देखा जाए तो इनकी पोर्ट में ना थोड़ा थोड़ा फर्क है, देखिए शुरू में यही है 2091 8780 और 8797, वो चेक कर लेते हैं उसमें। अच्छा अब आप क्या करते हैं, यहाँ पे इसने डोमेन मिसमैच का एरर दिया था, मुझे चेक कर लेने दो, शो वीटीपी स्टेटस। ओके मैं यहाँ पे इसको कर देता हूँ फॉर एग्जांपल डोमेन मिसमैच का इसने एरर दिया था ना, मैं उधर भी कर देता हूँ ना, यही वाला ही डोमेन इधर भी यही कर देते हैं। config t host name sw show vtp status। अच्छा यहाँ पे क्या है जी, डोमेन नेम यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है, डोमेन नेम इस वजह से, ठीक है। तो config t vtp domain easy expert, और उसके बाद ठीक हो गया जी, चेंज टू इजी एक्सपर्ट। अब देखें शो इंटरफेस ट्रंक करें, ओके जी यहाँ पे ट्रंक बनी नजर आ रही है आपको, ठीक है ना, ठीक है। अब मैं आपको करने लगा हूँ यहाँ पे एसडीएम के बारे में, तो आपने जो सवाल पूछना था वो पूछ लिया, कैम टेबल के बारे में भी पूछ लिया आपने, ठीक है, और तो कुछ भी नहीं, एजिंग टाइम भी। अब मैं आपको ना दो स्विचेस के दरम्यान में ट्रंक बनाने के लिए बताने जा रहा हूँ, फर्क क्या है जरा गौर से देखिएगा। मैंने कहा जी शो इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/23, इसके लिए दो कमांडें बड़ी इंपॉर्टेंट है, एक है स्टेटस, ये कमांड बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये कमांड आपको बता रही है कि आपकी ये वाली जो पोर्ट है ना, इसका स्टेटस है कनेक्टेड, और ये पोर्ट इस वक्त ट्रंक में है। बाद औकात ये पोर्ट एरर डिसेबल स्टेट में भी जाएगी, अगर वायलेशन हो जाएगी तो ये पोर्ट एरर डिसेबल स्टेट में भी जाएगी, ठीक है। तो अब जरा गौर से देखते हैं, मैं एरर डिसेबल स्टेट वाली भी क्लियर करवाता हूं, लेकिन यहाँ पे सबसे पहले शो इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/23 स्पेस स्विच पोर्ट का स्टेटस देखें, तो यहाँ पे एक चीज लिखी हुई है कि ये पोर्ट डायनामिक डिजायरेबल मोड में है, और इस पोर्ट का अपना कोई इनकैप्सुलेशन का मेथड नहीं है, ये देखें। और चूंकि दोनों स्विचेस सिस्को के हैं, लिहाजा दोनों ने नेगोशिएशन करके ना इनकैप्सुलेशन आईएसएल रख ली है, क्योंकि नेगोशिएशन ऑफ ट्रंकिंग ऑन है, इसलिए। अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, अब आप आएंगे कॉन्फ़िग टी में आके इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/23 पे आएंगे, स्विच पोर्ट मोड ट्रंक की कमांड आप CCNA के पेपर में दे, आपने पैकेट ट्रेसर पे तो दे सकते हैं, चल जाएगी। आप 2950 के स्विच पे भी देंगे तो चल जाएगी। रीजन ये है कि 2950 कहता है कि मैं ISL को सपोर्ट नहीं करता, मैं .1Q को करता हूँ, यानी वहां पे इनकैप्सुलेशन को चेंज करने की कमांड ही नहीं मिलेगी आपको। सही। यहाँ पे आपके पास कमांड है इनकैप्सुलेशन, ये ना स्विच पोर्ट ट्रंक इनकैप्सुलेशन, ये देखें यहाँ पे इनकैप्सुलेशन चूंकि चेंज करने की कमांड है। अब यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे .1Q, सबसे पहले ये उसने मैसेज दिया कि भाई आपकी इनकैप्सुलेशन ऑटो मोड में है, पहले उसको तो चेंज करो। जैसे ही आपने किया, फिर उसके बाद स्विच पोर्ट मोड ट्रंक, आपने इसको अब कमांड दी ट्रंक की, स्विच पोर्ट ट्रंक नो नेगोशिएट, स्विच पोर्ट नो नेगोशिएट, स्विच पोर्ट ट्रंक अलाउड VLAN 1,10,20, जो जो VLAN गुजारनी वो अलाउ करें। अगर खाली ट्रंक रखेंगे तो वो सारे VLAN अलाउड है। वेरी गुड। स्विच पोर्ट ट्रंक नेटिव VLAN मेक श्योर कर लो कि अदर देन 1 होना चाहिए, 100 रख दी। नेटिव VLAN वो नंबर रखो जो जिसकी कोई भी पोर्ट मेंबर नहीं है, बस यूं समझो, सिक्योरिटी रीजन। चाहे आपने उसको डिफाइन किया या नहीं किया, अगर नहीं, हाँ 100 तो कोई है ही नहीं, VLAN है ही नहीं, तो इसका मतलब है कि अगर ट्रंक पोर्ट के ऊपर कोई अनटैग्ड डाटा आ भी गया तो ये उसको टैग लगाएगा 100 का, फिर वो जाएगा स्विच के कैम टेबल में, देखा जाएगा कि क्या कोई पोर्ट 100 VLAN की मेंबर है,
नहीं तो उसको डिस्कार्ड कर दिया जाएगा। ठीक हो गया, सही, यहां तक क्लियर हो गया? क्लियर हो गया। शो इंटरफेस ट्रंक करें तो आपको ट्रंक पोर्ट नजर आ रही है, और यहाँ पे ऑन का मतलब ये है कि आपने स्टैटिक ट्रंक बनाई है। यहाँ पे एन नजर नहीं आ रहा है, इसका मतलब है आपने नेगोशिएशन की बदौलत नहीं, खुद से ये इनकैप्सुलेशन रखी हुई है, और ये आपको अलाउड व्हीलर नजर आ रही है। अब मैं जा रहा हूं दूसरे स्विच के ऊपर। यहाँ पे आप एक कमांड देंगे शो सीडीपी नेबर, आप अपने नेबर को यहाँ से भी देख सकते हैं उसकी कौन सी पोर्ट आपके साथ कनेक्टेड है। क्लियर हो गया? ठीक हो गया। तो जनाबे अली मैं दूसरे स्विच को एक्सेस करने लगा हूं, और दूसरे स्विच को एक्सेस करके फिर उसकी कॉन्फ़िगरेशन दिखाता हूं और आपको यहाँ पे चीज दिखाते हैं। ओके जी, ठीक, कॉन्फ़िग टी, यहाँ पे देखें शो इंटरफेस ट्रंक करें, ये देखें आ गया मैसेज, ये आ गया मैसेज। अब आपसे सवाल पूछा जाता है कि अगर नेटिव वीलन मिसमैच हो तो ये ऐसा एरर कौन डिस्कवर करता है? तो जवाब है सीडीपी। वो देखें सीडीपी ने डिस्कवर किया कि योर नेबर्स डिवाइस हैविंग नो सेम बीटीपी डोमेन नेम, यानी दूसरी पोर्ट के नेटिव ऊपर वीलन मस्ट बी द नेटिव सेम। डिफाइंड नहीं है। You can say that native VLAN must be the same on both sides of the cable. एक ही ट्रंक के ऊपर जो दो स्विचेस कनेक्टेड हैं, उन दोनों का नेटिव VLAN उस पोर्ट के ऊपर सेम होना चाहिए। ठीक हो गया। मे भी स्विच ए का स्विच बी के साथ जो नेटिव VLAN है वो आपने और रखा है, लेकिन स्विच ए का स्विच सी के साथ कुछ और रखा वो, क्योंकि ये पर ट्रंक पोर्ट के ऊपर डिफाइन करना होता है ना आपने। ठीक हो गया। अब आप यहाँ पे क्या करेंगे? शो इंटरफेस ट्रंक करें, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। कॉन्फ़िग टी करें, इंटरफेस करें, फास्ट इथरनेट 0/23 स्विच पोर्ट मोड ट्रंक नहीं, स्विच पोर्ट ट्रंक इनकैप्सुलेशन .1q। अगर आप यहाँ पे ISR रख देंगे तो इनका वो ट्रंकिंग नहीं होगी। ठीक हो गया। स्विच पोर्ट मोड ट्रंक, स्विच पोर्ट नो नेगोशिएट, स्विच पोर्ट ट्रंक इनकैप्सुलेशन .1q, स्विच पोर्ट ट्रंक allowed VLAN 1,10,20, switch port trunk native VLAN 100, that's finish। उम्मीद है ये बात आपको समझ आ रही है। जी। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो ट्रंक और VTP से रिलेटेड होती हैं, उनको चेक करने का बेहतरीन तरीका ये होता है कि आप अपने ट्रंक पोर्ट को शट डाउन कर दो और नो शट कर दो, ताकि नेगोशिएशन हो और अगर कुछ कॉन्फ़िगरेशन हुई है तो वो इफेक्ट हो जाए। ट्रंक रिलेटेड प्रॉब्लम यहीं तक होते हैं। यहां तक समझ आ गई बात आपको? ठीक। ओके, अब मैं आने लगा हूं शो मैक एड्रेस टेबल। जरा गौर से देखिएगा, मेरे पोर्ट नंबर 23 के ऊपर इतनी ज्यादा आ गई हैं। अच्छा, ये देखें मेरी पोर्ट नंबर 23 जो है ना, वहां पे VLAN 1 भी आ रही है, VLAN 10 भी आ रही है, VLAN, ये देखें मल्टीपल VLAN की ट्रैफिक आ रही है ना। जी। तो शो इंटरफेस ट्रंक का मतलब ये होगा कि वो वाली पोर्ट जिसके ऊपर मल्टीपल VLAN आ रही हो, ये पेपर का सवाल है, CCNA के पेपर का, वो ट्रंक होती है, याद रखना। ठीक है। ओके जी, अब मैं जाने लगा हूं मैक फिल्टरिंग, पोर्ट फिल्टरिंग, मैक फिल्टरिंग के ऊपर जा रहा हूं, और मैं अब आपको दो स्विचेस के दरमियान में शो इंटरफेस ट्रंक करता हूं, सॉरी शो मैक एड्रेस टेबल करता हूं, तो मैं देखता हूं मेरे स्विच की पोर्ट नंबर 1 के ऊपर एक डिवाइस कनेक्टेड है जिसका ये मैक एड्रेस है। यहां तक क्लियर है जी बात? जी। इस मैक एड्रेस को मैंने यहां से कॉपी कर लिया और मैंने अब कॉन्फ़िग टी किया और इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/2 पे चला गया। सबसे पहले मैंने यहाँ पे कमांड दी स्पैनिंग ट्री पोर्ट फास्ट, इसका मतलब है मैंने इस पोर्ट के ऊपर कोई पीसी लगाना है, पहली कमांड हो गई। और ये वार्निंग मैसेज दे दिया कि अब आपने ख्याल रखना है कि इस पोर्ट के ऊपर कोई भी आप ट्रंक ना स्विच बनाए नहीं। इसको यानी। हाँ, दूसरी कमांड स्विच पोर्ट, सॉरी स्पैनिंग ट्री BPDU फिल्टर,
ये बड़ी अच्छी कमांड है जी। बीपीडीयू फिल्टर लगाने का फायदा ये होता है कि अगर कोई बंदा लगा भी देगा ना इसके ऊपर स्विच, तो ये बीपीडीयू एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। ठीक हो गया। तीसरी चीज एक और भी है, वो भी बता दो। स्पैनिंग ट्री बीपीडीयू गार्ड इनेबल। बीपीडीयू फिल्टर में फायदा होता है कि ये पोर्ट कहती है कि मैं बीपीडीयू ना जनरेट करूंगी ना बीपीडीयू रिसीव करूंगी। बीपीडीयू फिल्टर का मतलब ये होता है। ठीक। अगर आपने दो स्विचेस ऐसी पोर्ट पे कनेक्ट कर दिए जहां पे बीपीडीयू फिल्टर लगा है, तो दोनों स्विचेस क्लेम करेंगे कि वो रूट ब्रिज हैं, क्योंकि बीपीडीयू तो एक्सचेंज होगा तो पता चलेगा ना किसकी ब्रिज आईडी अच्छी हो किसकी बुरी है। अगर एक ही पोर्ट के ऊपर दो स्विच रूट ब्रिज क्लेम कर रहे हैं तो समझ जाएं कि वहां पे बीपीडीयू फिल्टर लगा हुआ है। क्योंकि ठीक। जब बाय डिफॉल्ट एवरी स्विच कहता है मैं रूट ब्रिज हूं, और भाई फैसला तो उस वक्त होता है ना जब बीपीडीयू एक्सचेंज होंगे, तो पता चलेगा किसकी ब्रिज आईडी अच्छी और किसकी नहीं अच्छी। सही। तो बीपीडीयू गार्ड का मतलब क्या है? बीपीडीयू गार्ड का मतलब ये है कि अगर मैंने, अब जरा गौर करने वाली बात है, मैं जानबूझ के मैं पोर्ट नंबर 2 के ऊपर जानबूझ के, जरा देखने वाली बात है, आपने देखना है कि मैं पोर्ट नंबर 2 के ऊपर एक शरारत करने लगा हूं, और वो पोर्ट नंबर 2 की शरारत ये है कि मैं यहाँ पे स्विच कनेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। यू सी मैन, ओह माय गॉड। जैसे ही आप यहाँ पे देखते हैं, थोड़ी देर वेट कर लें, और आपने अभी से देखा कि कुछ नहीं हो रहा। पोर्ट 2 पे लगाया ना मैंने, पोर्ट 2 पे, ठीक। ओके। ओ हम्म ओके, मैं कहता हूँ शो इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/2 स्पेस स्टेटस, तो उसका स्टेटस ट्रंक नजर आ रहा है, और वो स्पैनिंग ट्री पोर्ट फास्ट की कमांड लगी हुई है ना वहां पे। शो रनिंग करके देखें। ओके, config t interface fast ethernet 0/2। ओहो सॉरी, मैं 1 मिनट हरिएगा, मैंने 2 कमांडें लगाई है, देखा ना, बीपीडी फिल्टर भी लगा हुआ है, ये देख। जी। कंट्रोल ए और नो कर दें। अब देखिएगा, बीपीडी फिल्टर जब लगी हुई हो तो फिर वो काम नहीं करती। बीपीडी गार्ड लगा हुआ है, ठीक है ना, आप समझ गए ना। बीपीडी गार्ड कहता है कि मुझे रिसीव हुआ है एक बीपीडी इस पोर्ट के ऊपर, तो मैंने इस पोर्ट को क्या कर दिया, डिसेबल। और ये पोर्ट किस स्टेट में चली गई है, एरर डिसेबल। किस वजह से गई है। बीपीडीयू गॉड एरर डिटेक्टेड। ओके, अब मैं आया हूं दूसरे दिन, मुझे पता ही नहीं है, एग्जिट करता हूं, एग्जिट करता हूं, जरा गौर कीजिएगा। मैं कहता हूं शो इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/2 दिखा देता है, और यहाँ पे लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, इस एरर डिसेबल स्टेट में। और मैं कहता हूं शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। ये पोर्ट मुझे नजर आ रही है इंटरफेस ब्रीफ के अंदर भी, ये स्टेटस इसका अप है, और प्रोटोकॉल भी देखें इसका, ये सॉरी ये डाउन है, और ये डाउन, ये देखें, ये डाउन और डाउन। सही। शो इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/2 स्पेस स्टेटस देखें तो ये एरर डिसेबल दिखा रहा है। स्टेटस के बाद एरर डिसेबल लिखें तो ये आपको वजह बताएगा कि क्यों एरर डिसेबल में गया है, ये लिखा। अब आपकी वो पोर्ट जो है ना, आपने उसके पोर्ट के ऊपर पीसी लगा दिया है फॉर एग्जांपल, लेकिन पोर्ट अभी भी एरर डिसेबल में है, तो आप सिंपल जाएंगे कॉन्फिग टी एरर डिसेबल रिकवरी इंटरवल
30 सेकेंड, एरर डिसेबल रिकवरी हॉस बीपीडीयू गार्ड, ये देखिए लिखा हुआ है बीपीडीयू गार्ड, कि अगर इस वजह से कोई पोर्ट एरर डिसेबल में गई है तो उसको 30 सेकंड में खुद ब खुद रिकवर करो। कमांड है शो एरर डिसेबल रिकवरी और एंटर करें तो ये लिखा हुआ है जी अभी कितने सेकंड रहते हैं, 17 सेकंड। और कौन सी पोर्ट एरर डिसेबल में है, 2 में, किस वजह से है, और आपने हुक्म दिया है कि इस वजह से अगर कोई पोर्ट गई भी है एरर डिसेबल में तो उसको 30 सेकंड में रिकवर कर दो। ये देखिए आपने कहा और मैंने नोट किया कि ये वाली पोर्ट है, 30 सेकंड के बाद मैं खुद ब खुद उसको रिकवर कर दूंगा। उम्मीद है ये बात समझ आ गई आपको। सही, क्लियर हो गया जी? जी बिल्कुल। इसी तरह से अब मैं क्या करने लगा हूं, शो मैक एड्रेस टेबल, तो मैं कॉन्फ़िग टी, जरा गौर करके देखने वाली बात है, मैं कॉन्फ़िग टी इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/2 पे जाता हूं और मैं कहता हूं स्विच पोर्ट मोड एक्सेस है, स्विच पोर्ट एक्स, स्विच पोर्ट पोर्ट सिक्योरिटी के फीचर ऑन करते हैं, स्विच पोर्ट पोर्ट सिक्योरिटी मैक्सिमम 1 एंड स्विच पोर्ट पोर्ट सिक्योरिटी मैक एड्रेस स्टिकी। स्टिकी का मतलब होता है जो पहले बंदा आ जाएगा उसका मैक एड्रेस रजिस्टर्ड कर दो इस पे। ठीक होगा। फॉर एग्जांपल आपने 5 मैक एड्रेसेस एक ही पोर्ट के ऊपर रजिस्टर्ड करवाने हैं, फॉर एग्जांपल आपने हब लगाई है ना आगे, जी तो आप करेंगे मैक्सिमम 5 और स्टिकी, जो पहले 5 बंदे आ जाएंगे उनका मैक एड्रेस इसमें रजिस्टर्ड हो जाएगा। ठीक होगा। ठीक है, एंटर करते हैं और स्विच पोर्ट पोर्ट सिक्योरिटी वायलेशन शट डाउन और यहां से बाहर निकलते हैं। शो रनिंग करके देखें, पोर्ट 2 के अगेंस्ट में कोई मैक एड्रेस रजिस्टर्ड नहीं है, मेरे ख्याल में आपको नजर आ रहा होगा यहाँ पे, नहीं है ना? शो मैक एड्रेस टेबल, पोर्ट 2 के अगेंस्ट में यहाँ पे कोई मैक एड्रेस कैम टेबल में भी नहीं है। क्लियर? अब यही मैं स्विच अपना पीसी उतार के पोर्ट 2 पे लगाता हूं, ओके, जैसे मैंने लगाया शो रनिंग में जाएं और देखें पोर्ट 2 के अगेंस्ट में कोई मैक एड्रेस रजिस्टर्ड हो गया है। क्या बात है, क्या बात है, खुद ब खुद हो गया जी। बिल्कुल। कोई प्रॉब्लम? नो सर। कमांड है जी शो पोर्ट सिक्योरिटी इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/2 के अगेंस्ट में मुझे पोर्ट सिक्योरिटी दिखाओ, तो उसने बताया है जी पोर्ट इस वक्त सिक्योर है और अप है, मैक एड्रेस एक ही है, लास्ट ये वाला मैक एड्रेस आया है जिसका ताल्लुक VLAN 1 के साथ है और अभी तक इस पोर्ट के ऊपर कोई वायलेशन नहीं हुई। सही। अगर मैं सेटिंग में जा, फॉर एग्जांपल मैं अपना पीसी उतारता हूं और पीसी उतार के दोबारा से समझाता हूं। अब अगर मैं लैन कार्ड की ऑप्शन में जाता हूं, अपने कंप्यूटर की इथरनेट में जाता हूं, चेंज अडाप्टर ऑप्शन पे जाता हूं और मैंने अपने लैन कार्ड की बाकायदा तौर पे लैन कार्ड जो है ये मेरा, इसकी प्रॉपर्टीज ली और प्रॉपर्टी लेके मैंने इसके कॉन्फ़िगर में गया, एडवांस में गया और नेटवर्क एड्रेस में गया और मैंने इसका मैक एड्रेस यहाँ पे चेंज करने की कोशिश की। फॉर एग्जांपल सी की जगह मैंने जानबूझ के, इसको बोलते हैं मैक बाइंडिंग करना। मैंने, मेरे पास एक ही पीसी है तो यही तरीका था लैब करने का। ठीक है, अब जरा गौर कीजिएगा, मैं यही पीसी दोबारा लगाता हूं पोर्ट 2 के ऊपर, पीसी लग गया जी पोर्ट 2 के ऊपर और ये देखे वो पोर्ट एरर डिसेबल स्टेट में चली गई है जी। एक पीसी है जिसका ये मैक एड्रेस है, उसने वायलेशन की है जी और पोर्ट एरर डिसेबल में चली गई है। अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले इस पोर्ट का स्टेटस देखें, इस पोर्ट की डिटेल देखें, ये देखें उसने कहा जी एक दफा वायलेशन हुई है और इस बंदे ने वायलेशन की है। अब जब पोर्ट एरर डिसेबल स्टेट में चली गई है तो एक से ज्यादा दफा वायलेशन तो नहीं हो सकती ना। अब सबसे पहले प्रॉब्लम ये है कि या तो आप उसी तरीके से इस पोर्ट को रिकवर करो एरर डिसेबल स्टेट से, शो इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/2 स्पेस स्टेटस एरर डिसेबल, ये बता रहा है जी इस वजह से एरर डिसेबल में गई है पोर्ट सिक्योरिटी वायलेशन की वजह से।
आप जाते हैं जी कॉन्फिग टी एरर डिसेबल रिकवरी कॉज पी सिक्योर वायलेशन एरर डिसेबल रिकवरी इंटरवल 30 सेकेंड एनी इशू सर? ठीक होगा सर। लेकिन वो पीसी तो फिर भी लगा हुआ है, वो फिर वायलेशन हो जाएगी जब ये रिकवर होगा तो। अब आप एक काम करते हैं कॉन्फिग टी इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/2 पे जाते हैं, कहते हैं स्पैनिंग स्विच पोर्ट पोर्ट सिक्योरिटी वायलेशन। अब आप उसको कह देते हैं रिस्ट्रिक्ट, और अगर कोई पोर्ट पर डिसेबल में चली गई है तो उसको शट डाउन करो और नो शट करो। ये मैनुअली रिकवर करने का तरीका होता है। अब क्या हो रहा है, पोर्ट सिक्योरिटी की वायलेशन धड़ाधड़ हो रही है जी, धड़ाधड़ हो रही है। ये देखें धड़ाधड़ हो रही है जी, देखें। आप इसकी डिटेल देख लें। पोर्ट सिक्योरिटी कहता है भाई 70 टाइम, क्योंकि आप रिस्ट्रिक्ट का मतलब क्या है? रिस्ट्रिक्ट का मतलब, प्रोटेक्ट का मतलब पता है क्या है? प्रोटेक्ट का मतलब ये होता है कि भाई बस तुमने ना कोई रिस्पॉन्स नहीं करना। रिस्ट्रिक्ट का मतलब है कि तुम पोर्ट को बंद ना करो, लेकिन जितनी दफा वायलेशन हो रही है ना वो नोट करते जाओ। सर उम्मीद है समझ आ रही बात। जी सर, जी सर। तो इसलिए बाज़ औक़ात सिक्योरिटी डिजाइन करते वक्त हमें इस चीज का ख्याल रखना पड़ता है कि अगर आप वायलेशन की सूरत में शट डाउन करोगे तो अगला कहेगा ना खेडांगे ना खेडन देंगे। तो बाज़ जगह पे हमें वायलेशन की सूरत में प्रोटेक्ट की ऑप्शन यूज करते हैं जिसमें लॉग मैसेज भी जनरेट नहीं होता। रिस्ट्रिक्ट की सूरत में लॉग मैसेज जनरेट होता है। अब इस लॉग मैसेज को चाहे तो सिसलॉग सर्वर पे रख लो, चाहे स्क्रीन पे देखते रहो, और इस कमांड से आप देख सकते हो बार बार कि अभी तक कितनी दफा वायलेशन हो चुकी है और किसने की है। आज का लेक्चर यहीं तक था। उम्मीद करता हूं कि आपने हमारी आज के जो वीडियो है उसको एंजॉय किया होगा। आप हमारे चैनल को प्रमोट करने के लिए, इसको इनकरेज करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पे भी आप प्रेस कर दें ताकि हमारा जो भी नया आने वाला वीडियो है वो आप तक पहुंचता रहे।